तो फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो कल हमने छोड़ा था कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना पड़ता है। तो अब सवाल यही है कि क्यों करें संतुलित, क्या क्या ज़रूरत है संतुलित करने की। तो हमने नवीं कक्षा में एक नियम पढ़ा था, उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि हम सब पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसी तरह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ किसने दिया था याद है? मैं बताता हूँ। ये दिया था लेवोशियर ने, और लेवोशियर को ही हम मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसके पिताजी भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं उसके पीछे कारण है। जो हम गैस ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम देने वाले वही काका जी थे। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये जलने में बहुत हेल्प करती है, तो जला देती है बस किसी को भी। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं अपन, जलाने के ही तो काम है अपने एक दूसरे को। तो अब देखो यहाँ पे इस नियम के अनुसार, ये नियम भी इन्हीं का दिया हुआ है लेवोशियर जी का, रासायनिक जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भाई। ये नियम बहुत दिलचस्प है। ये नियम कहता है कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लो, जो दुनिया में चाहिए रासायनिक अभिक्रिया करवा लो। उसमें क्या होगा कि जो अभिकारक में परमाणु हैं, अभिकारक 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी जितने भी हैं उनमें जितने भी परमाणु हैं, और जो परमाणु हैं हमारे पास कहाँ पर, उत्पाद में, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है उसमें, ये दोनों का जो नंबर है ना वो बराबर ही होगा। या इसको आप एक सरल भाषा में ये समझो, तो आप क्या करो, जैसे घर पे चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो आपने मान लीजिए कि ना बहुत ज़्यादा मेहमान आए हैं आपके घर पे, किसी की शादी है या कुछ ऐसा ब्याह है, अभी कोरोना में नहीं, वैसे मतलब सामान्य दिनों की बात है। तो आपने मान लीजिए 1 किलो पानी डाला है, और 1 लीटर, अभी अड़ना मत, 1 किलो पानी डाला है और 1 किलो मान लो उसमें दूध डाल दिया है, उसमें थोड़ा हमने मान लीजिए 100 ग्राम चाय पत्ती, और 100 ग्राम तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन एक रफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 200 ग्राम मान लीजिए हमने उसमें शक्कर डाल दी। तो कुल मिलाकर के कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 किलो तो पानी और दूध हो गया, और 300 ग्राम वो दोनों चीज़ें हो गई। तो टोटल जो उत्पाद, जो चाय बन रही है ना, पूरा वो भगोने से उल्टा करके चाय पत्ती कचरा मिला करके वो होना चाहिए हमारे पास 2300 ग्राम। ये कहना चाह रहे हैं हमारे लेवोशियर, और ऐसा हमेशा होगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हम जब भी चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना पानी और दूध हम मिलाते हैं उससे कम ही चाय मिलती है, थोड़ा सा ऊपर से खाली रहता है हमारा कप या ग्लास। तो इसका कारण ये है कि वो जो पानी है ना वो गर्म होकर के गैस बदल जाता है। तो आप क्या करो, अगर ऊपर से मान लो एक कांच वांच का ऐसा कंटेनर रख लो, और वो जो पानी ऊपर से उड़ के जा रहा है ना उसमें, जिसका वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, उसको वहीं भर लो वापस, और वो जब टप टप करके वापस आ जाएगा ना, तो आपको उतना का उतना ही मिलेगा जितना था। तो यही नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम यहाँ कैसे लागू हो रहा है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने से इसका क्या रिश्ता है, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप मान लो आपने एक रिएक्शन कराई, जैसे कि कल हमें उदाहरण के लिए दिया था हमें किताब में, कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो इससे हमारे को मिल तो क्या रहा है, पानी। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, हाइड्रोजन तो 2 हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन हमने 2 लिए थे, तो हमारे को तो एक ही ऑक्सीजन मिल रहा है, एक और कहाँ गया। ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है हमको। तो तत्व जो हैं इस तरफ, जो परमाणु हैं अभिकारकों में और जो परमाणु हैं उत्पादों में, उनकी संख्या तो बराबर होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि गायब तो हो ही नहीं सकता ना, और ना ही कोई नया आ सकता है। तो इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। यही चीज हमने यहाँ लिखी है कि इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश किया जा सकता है और न ही उसका सृजन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के जो तत्व हैं वो, उनका जो द्रव्यमान है वो, और अभिकारक के जो तत्व हैं, अभिकारक के और उत्पाद के जो तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान है वो आपस में बराबर रहेगा। इसीलिए हम जो भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। तो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हम आज के वीडियो में इस तरह से बढ़ेंगे कि अभी ये नियम सीखेंगे, या जो चरण हैं, स्टेप्स दे रखे हैं हमारी बुक में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। फिर ये देखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को हम
किस तरह से ज़्यादा जानकारी देने वाला बनाते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में इस टॉपिक के संतुलित करने वाले समीकरण, वो हम सारे एक साथ ही कर लेंगे। तो इस तरह से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन अपने एंड तक चलते चलते खत्म ही हो जाएंगे, अलग से क्वेश्चन आंसर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ अब अपन अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारे को किताब में ना 7 स्टेप्स दे रखे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के या संतुलित करने के, 7 स्टेप्स। अब मैं आपको बता दूं कि वो ना कहीं आपको याद नहीं रखने, कहीं काम नहीं आएंगे उस तरह से जिस तरह से किताब में उन्हें बताया गया है। और मैं भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये स्टेप्स, क्योंकि किताब में इस तरह से एक बार बताया गया तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको किताब से नहीं अपने मन से बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, उन 7 में से जो लास्ट का स्टेप है उसे अलग पॉइंट बना दिया है जो कि अधिक सूचना देने वाला है, और जो बाकी के 6 पॉइंट हैं मैंने उनको 4 में कंपाइल कर दिया है, छोटा कर दिया है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नियम हमने पढ़ा है, ये प्रश्न जो ऊपर वाला, ये ज़रूरी है, बाकी ये इस तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी ये चीज़। 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे जो पहला चरण है वो है कि कोई भी आप रासायनिक समीकरण जो लिख रहे हो उसमें जो भी सूत्र लिखे हुए हैं अभिकारक में और उत्पाद में, उनके चारों ओर एक बॉक्स बना देना है आपको। जैसे आपने लिखा Fe, फिर आपने लिखा H2O, फिर एरो का निशान लगाया, और मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है आयरन ऑक्साइड इस तरह से, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर के आपको बस इनके चारों तरफ एक एक डब्बा ऐसे लाल जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ऐसा बना देना है। हमारी किताब में भी यही एग्जाम्पल लेकर के समझाया है, थोड़ा इजी एग्जाम्पल है तो मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे डिफिकल्ट जो भी हैं सब लेंगे। अब ये डब्बा बनाने के पीछे कारण क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल होगा। तो यही बात आपको याद रखनी है। डब्बा हम इसलिए बना रहे हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें नंबर्स लगाएंगे, क्योंकि संतुलित नहीं है। कहीं पर हो सकता है हमें 2 लिखना पड़े, कहीं हो सकता है 3 लिखना पड़े, या कहीं कुछ। तो इसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो सूत्र है ना, इसमें हम कोई परिवर्तन ना कर दें। और यही क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको कहा था आपके दिमाग में हो रहा होगा कि हम कहीं कहीं पर तो लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं Na2O, लेकिन कहीं कहीं पर हम लिख रहे हैं MgO। तो यहाँ तो 2 लगा रहे हैं, यहाँ O लगा रहे हैं, चक्कर क्या है इसमें? तो आप में से जिनने 5th चैप्टर पढ़ा है, समझा है, संयोजकता का कंसेप्ट जिनको पता है, उनको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बेसिक सी बात है, जो सोडियम है वो 11 नंबर पे है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है धातु होने के नाते दान करने के लिए, और जो ऑक्सीजन है वो अधातु है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना घर भरने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने बोला मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम ने बोला मेरे पास है तो सही लेकिन मेरे पास एक ही है। तो वो क्या करे, तो सोडियम ने अपने एक और दोस्त सोडियम को बुला लिया, उसको बोला आपके पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, तो हम दोनों मिलकर के एक एक जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन को दे देते हैं, और उन्होंने इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। कहने का मतलब ये है आप इस फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप मर्जी पड़े तो यहाँ 2 नहीं लगा सकते कभी भी। आपको लगे कि अच्छा ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 करनी है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ये नहीं करना आपको, या यहाँ 3 लगा दिया, ऐसा कोई गड़बड़ हम नहीं कर सकते। या आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरा डब्बा बना करके यहाँ 3 लिख दो, 4 लिख दो और ऐसा कुछ लिख दो। जब तक दे नहीं रखा है वो चीज़ सूत्र में, हम नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। और ये वाले उदाहरण में जो मैग्नीशियम है, इसकी जो संयोजकता होती है 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो MgO ही लिखना पड़ता है, Mg2O लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि हम सूत्र से छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हैं, आपको लेना है तो ये जैसे ये मिलकर के एक अणु बना रहा है, ऐसा कह लीजिए एक अणु बन रहा है, या एक यूं कह लीजिए यौगिक है ये। तो ऐसे अणु आपको जितने चाहिए आप ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, यहाँ जो नंबर लगाना है लगा दीजिए, लेकिन आप इस अणु के टुकड़े फुकड़े नहीं कर सकते, मतलब इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये इस डब्बे बनाने वाले पॉइंट का मतलब है और यही आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं डब्बे बना दिए एक बार अब हमने, और हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आयरन जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो आयरन है वो 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, वहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 1 है और यहाँ पर 4 है। तो ये असंतुलित है, ये तो बात पक्की है। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है,
असंतुलित समीकरण में उपस्थित जो जो अलग अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या की सूची बना देनी है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने तत्व हैं टोटल, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। उधर भी यही होंगे और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो चीजें जुड़ेंगी तत्व तो वही रहेंगे ना। हो सकता है उनसे मिलके जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ और हो, लेकिन जिनसे मिलके बन रहा है वो तो सेम ही रहने वाले। तो यहाँ पर आप क्या क्या आयरन लिख लिया अपन ने, हाइड्रोजन लिख लिया और ऑक्सीजन लिख लिया। तो देखो परमाणुओं की संख्या कितनी है। आयरन कितने हैं इस तरफ अभिकारकों में, आयरन है एक ही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक है। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन कितना है हमारे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर। और फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 1 है। और यही उधर भी देखें तो आयरन है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन है हमारे पास में 4, ऐसा लिख दिया। अब बोला लिखा क्यों मेहनत करवा रहे हो हमसे, और ये तो हमें वैसे भी दिख ही रहा है, इसमें लिखने की क्या बात है। तो ये बस आपको ये दिखाना चाहता है कि आप ये प्रैक्टिस कर लेना धीरे धीरे देखते देखते कि सबसे ज्यादा बड़ा जो यौगिक है वो कौन सा है, या जो सबसे बड़ा सूत्र है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा सूत्र ये दिख रहा है अपने को यहाँ पे, और इसमें भी आप उस तत्व को चुनोगे सबसे पहले जिसका परमाणु सबसे ज्यादा दे रखे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु सबसे ज्यादा है इस पूरी की पूरी समीकरण में, आप देख लो 4 हैं, बाकी ये भी 3 ही है। तो आप संतुलित करना शुरू कहां से करोगे, सबसे ज्यादा जो परमाणु संख्या का तत्व है उससे। तो ऑक्सीजन को हमने चुन लिया कि सबसे पहले हम किसको बराबर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। देखिए तीसरे पॉइंट में हमने यही लिखा है, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। यहां बात समझ में आ गई है आपको? तो अपन करके देखते हैं, यहां लिख देते हैं, इसी जगह पे मैं बना देता हूं एक छोटा सा, आयरन का आयरन लिख देंगे Fe प्लस H2O लिखा हमने ऐसे का ऐसा, यहां पर Fe3O4 और ये हो गया हमारे पास डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहां तो 4 है, हमें यहां बढ़ाने हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन 1 ही है लेकिन यहां 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी चीज को अगर हम 4 बार ले लें, या ऐसा कह लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास ये पूरे ही 4 हो जाएंगे। 4 H2O 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 4 हो जाएंगे। तो एक 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 चारों में ऑक्सीजन है, तो ये 4 हो गई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वापस से चेक करेंगे इक्वेशन को कि पूरी संतुलित हुई कि नहीं हुई। तो ऑक्सीजन तो हो गई, और लेकिन फिर हाइड्रोजन के साथ गड़बड़ हो गई कि एक जब पानी था हमारे पास तो उसमें हाइड्रोजन 2 थे, लेकिन अब जब 4 पानी ले लिए अपन ने, पानी के मॉलिक्यूल ले लिए, 4 अणु ले लिए, तो एक में 2 थे, तो 2 4 8 गुणा कर दो आप उसको नीचे वाले से। तो अब कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ तो 2 ही है। ये तो झगड़ा हो गया फिर, है ना। और साथ ही साथ आयरन जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो क्या करना है, हर बार सबसे ज्यादा वाला लेंगे, फिर वापस चेक करेंगे कैलकुलेट करके कि संतुलित हुई कि नहीं हुई। तो लास्ट वाले स्टेप में हमने बस यही लिखा है कि इसी प्रकार जांच करते हुए एक के बाद एक परमाणु चुनकर उसे संतुलित करते हैं, जब तक कि समीकरण जो है वो संतुलित नहीं हो जाती। और ये जो समीकरण हमें मिली ना यहाँ पे अधूरी, अभी तक जो अधूरी है, संतुलित नहीं हुई, इसे आंशिक संतुलित समीकरण कहते हैं। भाई पूरी संतुलित नहीं हुई तो आंशिक बोल दिया, बात खत्म। वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है याद रखने वाली। तो अब इसको वापस कर रहे हैं अपन। तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दूं तो ये भी 8 हो जाएंगे ना, 4 2 8, तो हो गया हमारा काम, हाइड्रोजन सेटल हो गया, हाइड्रोजन का काम हो गया। अब किताब में उसने हमें कैसे करके दिखाया, पहले एक में लिख करके ऑक्सीजन को कर दिया, फिर वापस से नीचे वापस लिखा समीकरण को, फिर उसने हाइड्रोजन को वो करेगा हल, फिर उसके बाद वापस देखेगा कि अच्छा अभी तक तो Fe तो बाकी रह गया है, Fe का तो संतुलित किया ही नहीं है हमने। तो फिर तीसरे स्टेप में जाकर के Fe को संतुलित करेगा, यहाँ 3 है तो बोलेगा यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं, बात खत्म। तो अब आप कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मान लीजिए हमने टोटल मिला करके 5 किलो का सामान लिया था, तो जो हमारे पास सब्जी या जो भी हलवा रायता पूरी बनेगा वो भी 5 किलो ही बनेगा, कहने का मतलब ये हो गया। और यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 4 तक। अब एक जिज्ञासा दिल में और या क्वेश्चन कि काफी बार क्या होता है, जो समीकरणें होती है ना, अब जैसे ये वाली है, तो इसमें जो हमने पानी लिया है लोहे के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए, वो कैसा लिया है, ठंडा लिया है, गर्म लिया है, या हमने क्या किया है, गैस लिया है कि लिक्विड लिया है, ये बात हमें पता नहीं चल रही ना। इसको देख करके मान लो आपने यहाँ ये अभिक्रिया लिख दी कि मैं तो करवा पा रहा हूँ हिंदुस्तान में जैसलमेर की गर्मी 50 डिग्री में बैठ करके,
और आपने ये रिसर्च मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो कि ग्रीनलैंड में रह रहा है। अब ग्रीनलैंड में कितनी ठंड पड़ती है आप सोच के देखो। चलो ग्रीनलैंड तो क्या ही जाना, उत्तराखंड चले जाते हैं, है ना, ऊटी वगैरह, या हिमालय में कहीं चले जाओ आप। तो वहाँ आपने किसी आपके दोस्त को भेज दी है रिसर्च लिख करके कि भाई मैंने देख ऐसी इतनी सारी 500 इक्वेशंस लिखी हैं और ये सारी होती है, मैंने करके देखी है रिएक्शंस। तो वो आपसे पूछेगा भाई मैं तो करवा के दे रहा हूँ, मेरे तो हो ही नहीं रही। तो क्या फ़र्क आ जाएगा कि वहाँ के और आपके यहाँ के तापमान में फ़र्क है। अगर वो पहाड़ पर रह रहा है तो प्रेशर में भी फ़र्क है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अभी भी डिटेल नहीं है कि कोई इसको पढ़ के समझ जाए कि कितनी गर्मी में करवाना है, कितनी ठंडी में करवाना है। अब जैसे आप समझो अभी जो विजाग की घटना हुई थी, विशाखापट्टनम के आसपास जो घटना हुई थी जहाँ पर गैस लीक हो गई थी चेंबर में से। गैस का जो नाम है वो स्टाइरीन है और जो कंपनी उसको संभाल रही है वहाँ पे उसका नाम है LG पॉलीमर्स। अब ये जो गैस थी इसको कंटेन करके रखना पड़ता है, बंद करके उस बड़े जो कंटेनर है, कितने टेम्परेचर पर, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी ठंडक में इसको रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ये गैस वैस बन के फैल जाती है और गड़बड़ हो जाती है। तो आप सोचो है 10th क्लास का कंसेप्ट ये वाला, लेकिन वो कितना बड़ा नुकसान कर गया वहाँ पर। और इंजीनियरिंग लेवल में भी जाकर के उनको वो चीज़ काम आ रही है, जो एक बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, वो उनको काम आ रहा है वहाँ पर। तो एक नियता पर वो इंजीनियर शायद वहाँ पहुँच नहीं पाया था या ऐसा कुछ गड़बड़ रही थी, तो उसका टेम्परेचर वो मेंटेन कर नहीं पाए थे, लॉकडाउन वगैरह के चक्कर से रहा हो या कोई और कारण रहा हो। कुछ एक लोगों की मृत्यु भी हुई, इतने हज़ार लोग उससे प्रभावित हुए और पता नहीं कितने लंबे समय तक उनके शरीर में वो प्रभाव चलेगा, हो सकता है आने वाली पीढ़ियों पर भी चले, क्योंकि वो जहरीली गैस थी और पता नहीं कितने सारे जानवर मर गए। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत यूटिलिटी है इसकी, आप जीवन में इसको देखते जाओगे अपने साथ साथ में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताई कि हमें क्या करना है, इस समीकरण को ज़्यादा सूचनापूर्ण बनाना है। तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। पहले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि हम क्या लिखेंगे, जो भी तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिख देंगे। जैसे S अगर कहीं लिखा है छोटा s, तो उसका मतलब है सॉलिड, कि वो जो भी चीज़ आप ले रहे हो कैसी ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो। और अगर L लिखा है तो लिक्विड में ले रहे हैं, G लिखा है तो गैस में। AQ में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो हमें ना क्या लेना है, सॉल्ट का पानी लेना है, NaCl लेना है, तो NaCl अगर अकेला लिखा है ना इस तरह से, अगर आप पाउडर ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, सॉलिड, कि एकदम पाउडर छिड़का है, पाउडर सॉलिड होता है। लेकिन आपको क्या पानी में घोल करके मिलाना है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो आप क्या लिखोगे, AQ का मतलब बस यही है कि वो जो भी चीज़ है ना वो पानी में घुली हुई है, उसका कैसा विलयन है, जलीय विलयन है। तो AQ है एक्वस, और एक्वस का मतलब है जलीय। और ये जो चारों हैं LSGAQ, इनको हम छोटे बक्से में इस तरह से बंद करके लिखते हैं उस सूत्र के आगे। बड़ी सरल सी बात है। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ लिखेंगे कि आवश्यकता अगर पड़े हमें उससे भी ज़्यादा, तो हम अभिक्रिया की परिस्थितियों को भी लिख देंगे उसके ऊपर। जैसे जो बीच में तीर है ना, इसके ऊपर लिख देंगे कि यहाँ पर हमें कितना टेम्परेचर चाहिए इस अभिक्रिया को करवाने के लिए। भाई गर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और प्रेशर कितना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल जाएगा या प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये बात बता देंगे हम। क्योंकि प्रेशर आपको पता है समुद्र तल पर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते हो तो कम होता है। जो पहाड़ पे रह रहा होगा उसके लिए तो प्रेशर कम होगा, तो जो अभिक्रिया हमारे यहाँ उस आराम से उस प्रेशर में हो रही है वो वहाँ नहीं हो पाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, ताप, दाब और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक समय आने पर यथासंभव मैं आपको बताऊंगा। उत्प्रेरक क्या है, वो तत्व हैं या वो हमारे पास सूत्र हैं, यौगिक हैं, अणु हैं, जिनको आप क्या करवा दो, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया ये धीरे धीरे हो रही है तो हम इसके अंदर डाल देंगे उस तत्व को, लेकिन वो जो भी तत्व हमने डाला है या जो भी हमने यौगिक डाला है वो इसकी स्पीड को तेज भी कर सकता है चाहे तो, और धीरे भी कर सकता है, मतलब दोनों तरह के उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन वो खुद रिएक्शन नहीं करता। ऐसे जो यौगिक या जो हमारे पास अणु हैं, परमाणु, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो ये उत्प्रेरक का कंसेप्ट हो गया। तो उत्प्रेरक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। और बाकी भी अगर कोई चीज़ हमें ज़रूरी लगे तो हम यहाँ बता सकते हैं, इस तीर के ऊपर या नीचे लिख करके आगे आगे हम देखते जाएंगे। तो आप लिख लो इस बोर्ड को, मिटा करके बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे।